तो पिछले 8 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और रूस यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है। 24 फरवरी 2022 को ऑफिशियली ये आपस में जो तनाव था प्रारंभ हुआ था और ये तनाव की स्थिति अभी तक बनी हुई है। रूस ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये स्थिति इतनी आगे जाएगी। रूस ही क्या, पूरे विश्व ने नहीं सोचा था। ये लगा था कि एक छोटी सी झड़प होगी और ये मामला रफा दफा हो जाएगा। दरअसल आप यदि इसको गहराई से देखें तो ये तनाव 2014 से चल रहा है। 2014 में जब क्रीमिया वाला मैटर हुआ था तब से पूरा का पूरा तनाव चल रहा है और आज जो है लगभग 8 महीने 1 सप्ताह 4 दिन पूरे हो चुके हैं। तनाव की स्थिति उसी हालात में है। युद्ध के परिणाम जो होते हैं वही परिणामों से गुजर रहे हैं दोनों के दोनों देश। सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि हमें है हाँ रिकॉर्डेड भेज दीजिएगा। तो जो युद्ध के परिणाम होते हैं उन परिणामों से दोनों देश ही जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल और केवल यूक्रेन ही जूझ रहा है। सबसे पहला पलायन सिर्फ एक तरफा नहीं है। आपको लग रहा हो कि पलायन सिर्फ यूक्रेन से हो रहा है। पलायन यूक्रेन से भी हो रहा है और रूस से भी हो रहा है ना, दोनों क्षेत्रों से हो रहा है। और अभी 21 सितंबर के दिन देखिए, युद्ध हमें तब तक, अभी हम ऊपर से बैठ के, जैसे हम भारत में बैठे हुए हैं और यहां से देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो हम तो एंटरटेन कर रहे हैं। देखा जाए तो संवेदनाएं भी हैं, लेकिन एटलीस्ट जब युद्ध अपने द्वार पे आ जाता है तो और भयावह हो जाता है। जब लड़ाई अपने घर पे आ जाती है, पड़ोस में कुछ भी हो रहा है, हमें लगता है अरे चलो ठीक है पड़ोस में हो रहा है, लेकिन जब अपने द्वार पे आ जाता है तो रूस के भी द्वार तक ये युद्ध पहुंच गया। पहले तो यूक्रेन के, रूस के लोगों को लग रहा था कि चलो रूस में, यूक्रेन में हो रहा है, लेकिन अब यूक्रेन भी रूस पे हावी हो रहा है। कई ऐसी चीजें आई, एक प्रोपेगेंडा वार भी चल रहा है डर्टी बम को लेकर के। रसिया के द्वारा यूनाइटेड नेशन पे जाकर के ये आरोप लगाया गया है यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन डर्टी बम चला सकता है। अब क्या है इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे कि डर्टी बम क्या है, क्या आपस में पूरा का पूरा मामला है और किस तरीके से इस मामले को समझा जा सकता है। तो पहले मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। इससे पहले मेरे 4 से 5 सेशन है रशिया यूक्रेन युद्ध पे। जब शुरुआती दौरान पे युद्ध प्रारंभ हुआ था तब 5 से 6 सेशन से मैंने आपको डिटेल से सब कुछ बताया था कि युद्ध के रीजन क्या है, क्यों यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होना चाहता है, और अभी भी वो ये जिद छोड़ नहीं रहा है। अभी तो औपचारिक तौर पे यूक्रेन ने अप्लाई किया है नाटो पे सम्मिलित होने के लिए। ठीक है, तो एक बार मैटर को समझते हैं। ये पूरा का पूरा मैटर रूस और यूक्रेन के बीच में है। मुद्दा सिर्फ एक है, पश्चिमी देशों का जो संगठन है आपका नाटो, उसमें यूक्रेन सम्मिलित होना चाहता है और रसिया इसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है। उसी के खिलाफ ये पूरा का पूरा मैटर हुआ है। अब समझते हैं क्या पूरा का पूरा अभी जो हालिया प्रसंग है वो क्या क्या है। देखिए, अभी हाल ही में 30 सितंबर के दिन जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं। 30 सितंबर को ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इसमें डोनबास एरिया भी है और साथ ही साथ 2 क्षेत्र और हैं। एक है आपका जपोरेजिया और दूसरा आपका है खिरसान क्षेत्र। इसमें एक लुहांस्क क्षेत्र है, एक डोनेटस्क क्षेत्र है और ये जपोरेजिया और ये खिरसान क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र रसिया के साथ बॉर्डर टच करता है। रसिया हो गया, यहाँ पे आपका अजोव सागर है और नीचे काला सागर है। ये क्रीमिया वाला क्षेत्र ऑलरेडी पहले रसिया के पास था। ठीक है, और इस पूरे क्षेत्र पे ऑफिशियली 30 सितंबर 2022 को रूस के द्वारा दावा कर दिया गया है कि अब ये क्षेत्र रूस के हो चुके हैं। अब इन पे हमला करने का मतलब है कि रूस पे अटैक किया जा रहा है। तो 15% यूक्रेन का हिस्सा रूस के द्वारा ऑफिशियली कब्जा किया गया है। 30 सितंबर का ये एक बकायदा सेरेमनी मनाई गई थी, आपने देखा होगा। उसमें जो राष्ट्रपति आपके पुतिन साहब थे, इस तरीके से पूरी असेंबली में जितने भी बड़े अधिकारी थे और रूसी जनता ने बहुत जश्न के साथ इसे मनाया था। तो ये पूरा का पूरा ये आप लोगों ने सभी ने टीवी पे देखा होगा उस दौरान पे। तो ये देखिए पूरा का पूरा क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो सीमावर्ती क्षेत्र है पूरा का पूरा। यहाँ पर भी विद्रोही संगठन लुहांस्क क्षेत्र और डोनेटस्क क्षेत्र का जो डोनबास एरिया, वहां पे पहले से ही विद्रोही संगठन थे जो कि यूक्रेन के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। और यहीं पर ही जो है एक तरीके से पीस कीपिंग के नाम पे ये रूस के द्वारा ये पूरा का पूरा विवाद प्रारंभ हुआ है और या युद्ध की स्थिति बनाई गई है। तो देखिए लुहांस्क क्षेत्र ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा है और
जो डोनेटस्क क्षेत्र है इसको यूक्रेन का स्टील सेंटर कहा जाता है, लोहा बहुल्य क्षेत्र है। तो आपको पता होगा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लोहा का और कोयला का सबसे ज्यादा महत्व होता है, चाहे ऊर्जा के लिए हो, चाहे उस देश के भारी उद्योगों के विकास के लिए हो। तो डोनेटस्क आपका लोहा बहुल्य क्षेत्र है, कोयला बहुल्य क्षेत्र लुहांस्क क्षेत्र है। जेपोरोजिया एक तरीके की ऊर्जा राजधानी के तौर पे देखा जा सकता है यूक्रेन की, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं बहुत सारे, और इस क्षेत्र पर कब्जा करना रसिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई है, क्योंकि यहां से नाभिकीय उपकरण और नाभिकीय संयंत्रों पे उसकी जो है पूरी तरीके से हो गई। और खेरसान क्षेत्र जो आपका है, देखिए खेरसान क्षेत्र यूक्रेन जो है एक तरीके से देखें तो स्थल रुद्ध ही है, लेकिन यहां पे जो अजोब सागर है और यहां पे काला सागर है, ये क्षेत्र से काफी सारे बंदरगाह क्षेत्र है। यहां पे पूरा का पूरा शिप इंडस्ट्री डेवलप है और शिप उद्योग के साथ साथ बंदरगाह है। तो यूक्रेन का जितना व्यापार होता था उस व्यापार में इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा योगदान था। देखिए खेरसान का ये वाला क्षेत्र पूरा ये ब्लैक सी से लगता है, इधर अजोब सागर है और ये बंदरगाह और शिप इंडस्ट्री के तौर पे पूरा का पूरा क्षेत्र देखा जाता है। क्रीमिया ऑलरेडी पहले से ही उसके पास था। तो यूक्रेन का 15% हिस्सा एक्वायर कर लिया है किसने? रूस ने। ठीक है, साथ ही रूस इस समय एक दुष्प्रचार भी कर रहा है, प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। प्रोपेगेंडा वार में भी ये बदल गया है। क्या प्रोपेगेंडा वार में ये बदला है, समझने का प्रयास करिएगा। रूस लगातार इस क्षेत्र में, जब से उसने 30 सितंबर को यह बात की है कि ऑफिशियली इसको घोषित कर दिया, इस क्षेत्र में के लोगों को बोल रहा है कि आप में से जितने भी रूस हितैषी लोग हैं वो सारे पहुंच जाएं कहां पे? रशियन क्षेत्रों में, रसिया में पहुंच जाए। यानी यहां के लोगों को वो कह रहा है कि, और उसने इसको जबरन नहीं, वो कह रहा है कि मैंने यहां पे बकायदा जनमत संग्रह कराया, रेफरेंडम कराया, और रेफरेंडम चूंकि रसिया में मिलने को लेकर के आया कि रसिया में लोग मिलने चाहते थे इसलिए मैंने मिलाया है। और यहां के लोगों को कह रहा है कि जो भी अब रसियन आर्मी में के साथ लड़ना चाहते हैं आप लोग रशियन आर्मी के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही यहां से इस क्षेत्र को आप छोड़ दीजिए। छोड़ने का कारण बता रहा है कि यूक्रेन इस क्षेत्र में हमले की तैयारी कर रहा है, यहां पे वो डर्टी बम का प्रयोग करेगा। अब देखिए डर्टी बम परमाणु बम नहीं होता, लेकिन देखा जाए तो डर्टी बम परमाणु बम जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें भी अत्यधिक परिष्कृत रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों का ही प्रयोग किया जाता है। ये परमाणु बम जैसा इसको बनाने में भी बहुत कम समय लगता है। तो एटलीस्ट वो कह रहा है कि या तो यूक्रेन का कहना है कि भैया मेरे पास तो परमाणु बम है ही नहीं, मैं तो पहले ही निशस्त्रीकरण कर चुका हूं। एक समय जब यूएसएसआर था तो यूक्रेन के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम थे, यही क्षेत्र था। लेकिन इस पूरे क्षेत्र को क्या किया गया है, जब चेचन्या आपका पूरा का पूरा चेरनोबिल वाला हादसा हुआ था, तो चेरनोबिल हादसे में ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, यहां से जितने भी न्यूक्लियर पावर क्षेत्र थे सारे के सारे यहां से निशस्त्रीकरण उसके बाद किया गया था। तो यूक्रेन के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन एटलीस्ट रसिया का कहना है कि चूंकि इस क्षेत्र में यूक्रेन डर्टी बम का प्रयोग करेगा तो मैं भी परमाणु हमला कर सकता हूं। यह एक तरीके का समझिए साइकोलॉजिकल प्रेशर है। कैसा साइकोलॉजिकल प्रेशर है, आप खुद सोचिए। यूक्रेन का इतना हिस्सा किसने ले लिया? रूस ने ले लिया। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है रूस के द्वारा 15% कब्जा किया गया, और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। आर्थिक गतिविधियां सबसे ज्यादा यहां पे होती हैं इस पूरे क्षेत्र में। और अब इस क्षेत्र पे यूक्रेन कब्जा ना करे, विश्व समुदाय कुछ बोल ना पाए, तो डर्टी बम का दुष्प्रचार चल रहा है कि यूक्रेन डर्टी बम का प्रयोग करेगा, यूक्रेन डर्टी बम का प्रयोग करेगा। समझ रहे हैं? और यदि डर्टी बम का यूक्रेन प्रयोग करेगा तो मैं क्या करूंगा? उसके एवज में मैं न्यूक्लियर बम भी छोड़ सकता हूं। देखने के लिए नहीं रखा है, ये नहीं रखा, ये एक प्रोपेगेंडा वार है। ठीक है, अब इसकी रियलिटी क्या है? अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ चल रही हैं, पश्चिमी मीडिया भी लगी हुई है। पश्चिमी मीडिया तो यूक्रेन के साथ ही है, यूक्रेन के सहारे ही है। तो ये तो कुछ अभी हालिया हुआ है कि इतना क्षेत्र कब्जे में आ चुका है रसिया के। बाकी क्षेत्रों में चाहे राजधानी कीव हो या चेरनोबिल हो या फिर माल्डोवा हो या इन सभी क्षेत्रों पे, ओडेसा हो, सभी क्षेत्रों पे लगातार बमबारी हो रही है। नागरिकों का पलायन लगातार जारी है। सामाजिक पूंजी जो सोशल कैपिटल थी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। समझ रहे हैं? सोशल कैपिटल समझते हैं ना? मैंने आपको शायद इथिक्स वाले उसमें क्वेश्चन आया था रशिया यूक्रेन से, तो मैंने बताया भी था। तो सामाजिक पूंजी पूरी तरीके से बिखर चुकी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की तो स्थिति बुरी ही है, बुरी है। भारत सरकार ने भी अभी तीसरी एडवाइजरी जारी की है। उसने बोला है कि जितने लोग यूक्रेन में फंसे हों, जल्द से जल्द अभी भारतीय यदि वहां पे हैं कोई, तो आप वहां से निकलिए किसी भी स्थिति में। तो स्थिति थोड़ा सा
फिर से तनावग्रस्त बन रही है, लेकिन यह तनावग्रस्त बनाने का कारण सिर्फ यही था कि यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस के द्वारा जो अपने हिस्से में घोषित किया गया, उसके बाद ये पूरा का पूरा मैटर बनाया गया है। ठीक है, तो एक तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये पर्टिकुलर सेरेमनी आयोजित की गई थी जिसमें पुतिन साहब ने ये बात कही थी। अब यूक्रेन ने क्या प्रतिक्रिया की है? यूक्रेन सबसे पहली बात देखिए भाई साहब, को पता नहीं अभी तक क्या बात हो रही थी, अभी इतना बवाल मच गया, युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, अब जाके इन्होंने ऑफिशियली अप्लाई किया है नाटो में जुड़ने के लिए। अभी भी इनकी बुद्धि में वही घुसा हुआ है नाटो, कि भैया नाटो से कह रहा है कि भैया अब अप्लाई कर दिया हमने, देखिए फॉर्म दिखा रहे हैं। तो अभी भी इनके दिमाग में नाटो ही है कि नाटो की सदस्यता हम लेके रहेंगे। जिद अभी भी खत्म नहीं हुई है जेलेंस्की महोदय की। और फाइनली पता नहीं अभी तक, या तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि फोन कॉल पे बात चल रही हो कि हमें भी जोड़ लेना, उसी में हमला हो गया। तो अब जाके औपचारिक तौर पे इन्होंने अप्लाई किया है, बार बार उनसे कह रहे हैं भाई जोड़ लो जोड़ लो। देखो पश्चिमी मीडिया क्या है ना, थोड़ा सा पश्चिमी देश जितने भी हैं वो बहुत अवसरवादी हैं। उनको ये पता है कि अभी अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी बुरी है और ऐसे में युद्ध जैसी कंडीशंस में हम तो कम से कम नहीं फंसना चाहेंगे और रूस के साथ तो कभी नहीं फंसेंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो उन्होंने क्या किया, बस यूक्रेन को आगे कर रखा है और उसी एवज में अपने नागरिकों की हालत इसने खराब कर रखी। तो एक तो नाटो में फिर जुड़ने की बात कि भैया हमें जोड़ लो, दूसरा किसी भी तरीके के समझौते, बोला जब तक पुतिन गद्दी पर बैठे हैं रसिया के, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब इस कारण से डायलॉग भी पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और आपको पता है कि पुतिन रसिया की गद्दी से हटने वाले नहीं है, तो अभी पूरी तरीके से डायलॉग भी बंद हो चुका है। तीसरा, युद्ध की स्थिति में गति हो चुकी है क्योंकि यहां पे बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकन अस्त्र आ चुके हैं। अमेरिका के द्वारा, यूरोप के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, सबके द्वारा मदद की गई है। ठीक है, नाटो देशों द्वारा लगातार मदद की गई है यूक्रेन की। रूस जो है लगातार, यूक्रेन ये बोल रहा है कि भैया हमारे पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं, हमारे पास कोई डर्टी बम नहीं है, यदि कोई हमला करेगा परमाणु हमला तो रसिया करेगा, तो इसको ध्यान सबको देना पड़ेगा। ठीक है, और हमने निशस्त्रीकरण पहले ही कर दिया था। तो ये स्थिति यही बनी हुई है, अभी युद्ध की स्थिति है, प्रोपेगेंडा वार है, लगातार हमले की खबरें हैं, कोई समझौते की स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। और अब बड़ा मुश्किल लग रहा समझौता बनना क्योंकि यूक्रेन का काफी हिस्सा जा चुका है। तो जब तक वो रिकवरी मोड पे नहीं आएगा या फिर वो इसी शर्त पे बात करेगा, युद्ध रोकेगा कि सारा हिस्सा उसे फिर से वापस किया जाए, जो कि अभी बड़ा कठिन लग रहा है। एक तो बात यह है। अब दूसरा, इस युद्ध से भारत को क्या सीखने की जरूरत है, भारत क्या इस युद्ध से सीख सकता है? देखिए आपको पता होगा हमारा जो पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर है वो पूरी तरीके से निर्भर है रूस के ऊपर। ज्यादातर आपके टैंक जितने भी हैं, चाहे वो T-72 हो, चाहे T-90 भीष्म हो, या फिर हमारी बहुत सारी मिसाइलें, सब रसिया के थ्रू ही हमने बड़े स्तर पे इंपोर्ट किया है। और मिग हो गया, सारे। अब आप इस समय हम लगातार उन मिसाइलों के, उन हथियारों के, उन टैंकों को लगातार परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस देख रहे हैं। इस समय जो अमेरिका और यूरोप, नाटो देशों के द्वारा जो अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए हैं, उन अस्त्रों के सामने रसियन टैंक टिक नहीं रहे हैं, या तो वो खराब हो जा रहे हैं, है ना। T-90 की हालत आप देख रहे हैं। तो भारत सरकार को ये अभी बहुत जरूरी हो गया है, ये बहुत देखना जरूरी, रिव्यू करना जरूरी हो गया है कि हम जिन के कारण से, मतलब जितने सारे हमारे पास वेपन्स हैं, इनको अत्याधुनिक बनाने की जरूरत है क्योंकि अभी कंडीशंस बहुत खराब है। रूस की बहुत बड़ी संख्या में टैंकों को ध्वस्त कर दिया यूक्रेन ने। तो यूक्रेन, रसिया भी काफी बैकफुट पे आ गया। और आपने सुना होगा 21 सितंबर के टाइम पीरियड पे, 21 सितंबर 2022 में रूस के बहुत सारे नागरिक वहां से छोड़ छोड़ के भागने लग गए थे और अचानक से वहां पे जो एयरवेज थे, एरोप्लेन के किराए जानते कितनी वृद्धि हो गई थी? एक एक टिकट 4-4, 5-5 लाख रुपए में बिका था। सबसे सस्ता टिकट था दुबई जाने का, 4-4.5 लाख का टिकट था उस समय, 3 लाख रूबल का टिकट था। तो इतनी तेजी से लोग वहां से पलायन क्यों करने लग गए? क्योंकि वहां पे जो पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात कही थी, जो पुतिन साहब ने कहा कि यदि जो चाहें, जो सिविलियन है, वो भी रशियन आर्मी के हिस्सा बन सकते हैं। और इस कारण से उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हाथ भी तोड़ लिए। इसलिए हाथ तोड़ लिए कि भैया ना तो हाथ रहेगा, ना तो गन चलेगी, ना तो युद्ध के लिए हमें बुलाया जाएगा। तो कंडीशंस रूस की भी अच्छी नहीं है और देश के अंदर भी विरोध झेलना पड़ रहा है। ये सितंबर की बात है, 21 सितंबर की। इसी कारण से 30 सितंबर को देश के नागरिकों का हौसला अफजाई करने के लिए ये पूरा का पूरा कदम उठाया गया कि यूक्रेन के 15% क्षेत्रों को मिला लिया गया। तो पुतिन महोदय अपने
कमिटमेंट पे अडिग हैं। उन्होंने कहा था कि भैया मैं छोड़ूंगा नहीं, तो वो छोड़ नहीं रहा है। लेकिन बात यही है कि एक तो अब जो हम रशियन उपकरण यूज कर रहे हैं उनमें कितना भारत को निर्भर रहना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशंस टैंकों की बहुत बुरी है। ये लगातार जो है खबरें आ रही हैं। और भारतीय सेना में ये आपका भीष्म ही है, T-90 जो अभी मेन हमारा है, T-72, T-90, बाकी भारत के इंडियन मेड भी आ चुके हैं। आपका वो क्या नाम है, अर्जुन टैंक आ चुका है। बट एटलीस्ट अभी हम रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है और टैंकों का बहुत बड़ा योगदान है देश की आर्मी को लेकर के, ठीक है। और बाकी ये एक प्रोपेगेंडा जो डर्टी बम का लेकर के है, ये डर्टी बम का प्रोपेगेंडा अपने आप में दुष्प्रचार के तौर पे ही है। लेकिन देखो कुछ भी हो सकता है, अंदर अंदर कुछ भी चल सकता है, क्योंकि अब यूक्रेन भी खींच चुका है बहुत बुरी तरीके से जब से इन क्षेत्रों को रसिया ने एक्वायर किया है, ठीक है। और रसिया भी चाह रहा है कि किसी तरीके से हमला उन क्षेत्रों में ना करे, ताकि एक इसके ऊपर तनाव बना रहे, दबाव बना रहे, परमाणु धमकी के तौर पे इस समय। तो बार बार जो विश्व सदन पे आ रहा है कि भाई अब फिर से युद्ध हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। यूनाइटेड नेशन पूरी तरीके से फेल हो चुका है इस पूरे मैटर को, वो कंक्लूड और समझा पाने में मुश्किल है। सिर्फ उस मैटर पे वहां पे सिर्फ और सिर्फ मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। भारत का स्टैंड क्लियर है, भारत युद्ध नहीं चाहता है। फिर से हम उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं, बट भारत ये चाह रहा है कि आपस में बैठ करके मुद्दे को सुलझा लिया जाए। लेकिन रूस के द्वारा जो भी जो है भारत को लग रहा है, जैसे उसकी इकोनॉमी को लेकर भारत वहां से तेल आयात भी कर रहा है, और रूस हमारा एक पुराना मित्र रहा है, उस मित्रता के चलते हम रूस का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो एक तटस्थता की नीति के तौर पे भारत अभी भी लगा हुआ है। लेकिन हम युद्ध के खिलाफ हैं, हम युद्ध को कभी भी प्रश्रय हमारी विदेश नीति नहीं देती है, और उसको लेकर के हम चलते हैं। तो हालिया जो भी चीजें अभी विदेश मंत्री से, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वहां के रक्षा मंत्री से लगातार बात कर रहे हैं, खासकर इस न्यूक्लियर अटैक को लेकर के, और देश के नागरिकों को वहां से निकालने का प्रयास लगातार जारी है जब तक ये समाधान नहीं बन जाता है, ठीक है। तो ये अभी हालिया डेवलपमेंट है आपकी रशिया यूक्रेन युद्ध पे, ठीक है। अभी युद्ध देखो कितना जाएगा कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि एटलीस्ट युद्ध है। पुराने यदि इतिहास उठा के देखोगे तो एक एक युद्ध 10-10 साल चले हैं, 15-15 साल चले हैं। या अमेरिका ही अभी ओसामा बिन लादेन वाले मैटर पे जब अफगानिस्तान आया तो 22 साल बाद यहाँ से गया है। तो एटलीस्ट क्या होगा किसी को नहीं पता है, कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, कब इसका नेगोशिएशन होगा, कोई जानकारी नहीं है। कहानी खराब है, और इसमें एक देश के तौर पे यूक्रेन तबाह हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक जो कयास लगाया जा रहा है कि अभी विंटर आ जाएंगे, सर्दी में आप समझिए कि रूस बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत रैपिड गिरता है, और किसी भी देश की सेना का, आर्मी का वहाँ पे जाके टिक पाना बहुत कठिन होता है। तो विंटर जैसे ही आएगी वैसे ही रूस अभी बहुत हावी हो जाएगा, और रूस इंतजार भी यही कर रहा है, ठीक है। ठंड की स्थिति में वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -17, 18, 20, 50, 60, 70 डिग्री तक भी चला जाता है। और उस कंडीशन में उस देश में जब आपका हिटलर ने हमला किया था तो विंटर पे ही 2 जनरल वहाँ पे अतिरिक्त है, जनरल दिसंबर, जनरल जनवरी, इनसे खतरनाक कोई नहीं है। तो दिसंबर और जनवरी में रूस से खतरनाक देश कोई नहीं। वहाँ पे इतनी विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि कोई टिक ही नहीं सकता उस देश में, हमले हो ही नहीं सकते, ठीक है। खासकर एयर वाला पूरा ही बंद हो जाएगा। तो ऐसे में रूस अपने आप में अभी भी पोजीशन बनाए हुए है, और देखा जाए तो पुतिन के जो कमिटमेंट हैं वो लगातार चल रहे हैं, ठीक है।